Namaskar, good evening to all. First of all, I would like to say sorry for that. I am going to start my English classes on my YouTube channel Dr. SK प्रसाद। चूँकि इतने गैप के बाद मैं आप सभी से पुनः मिल रहा हूँ और अपना जो क्लासेस है जो इंग्लिश का मैं फिर से रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज मैं कोई कंटेंट लेकर तो नहीं आया हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि अपने हमारे जो लर्नर हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, कम से कम उनसे एक बार मिल लूँ, उनसे एक बार बात कर लूँ। जो मेरे क्लासेस को देखते हैं, सीखने का कोशिश करते हैं, वो तो कम से कम जानते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लर्नर्स होंगे या बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देखेंगे, हमारे क्लासेस को देखेंगे। तो मैं उनसे थोड़ा बहुत अपने बारे में परिचय देना चाहूँगा और साथ ही यह बताने का कोशिश करूँगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से या अपने जो क्लासेस जो मैं लेता हूँ उस पर किस प्रकार से मैं टीच करता हूँ, गाइड करता हूँ और कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा बहुत अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम शिव कुमार प्रसाद है। मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ और निजी रूप से भी बच्चों को कुछ पढ़ाता हूँ। ऐसी तो मान्यता है कि सरकारी विद्यालय के टीचर निजी रूप से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो खैर मुझे लगता है कि इसमें पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। ऑफ टाइम में मैं स्कूल के टाइम में नहीं पढ़ाता हूँ। खैर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मैं 1993 में जब मैट्रिक किया था तब से मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। इसके बाद मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था। पटना में मैंने पढ़ाई किया। 97 से मैंने एज ए इंस्टीट्यूशन मैंने कोचिंग में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। उस समय मैट्रिक के स्टूडेंट्स को, मैट्रिक और प्लस टू के कुछ स्टूडेंट्स थे, उसमें मैंने इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों को पढ़ाता था। लेकिन मुझे इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट रहे शुरू से ही, इसलिए 97 से ही मैं एक अलग क्लास में इंग्लिश क्लासेस मैंने स्टार्ट किया था। और 2003 के बाद जब मैं आरा में आया तो उस समय 2004 से मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला और तब से मैं इंग्लिश अभी तक मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। जो भी जानकारी है मुझे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके आधार पर अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश यह करता हूँ कि जो भी बच्चे जो इंग्लिश सीखने आते हैं आरा में या कहीं भी, तो चाहे जो मेरे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन बच्चों को इतना सिखा दूं अपने तरफ से जो मेरे पास है ज्ञान, कि कम से कम दोबारा उसे कभी इंग्लिश का ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़े। एटलीस्ट इतना तो कम से कम एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और साथ ही वो इतना तो कम से कम रेडी हो जाए कि डिफरेंट बुक्स मटेरियल से वो अपने घर पर भी स्टडी कर सके। उन्हें बार बार ट्यूशन की आवश्यकता ना पड़े, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। मैंने इसके बाद मुझे 2014 और 2012 में मुझे फेयर प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा, जो पूरे बिहार झारखंड में एक सर्वे होता है, उसके द्वारा कि जो अच्छे शिक्षक हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तो मुझे 2 बार अवार्ड प्राप्त करने का ही मौका मिला है। ये मेरी खुशनसीबी है। मुझे शायद इस रूप में देखा गया। ऐसा नहीं है मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे कितना पता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो भी स्टडी किया है, मैंने हर कंटेंट को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करके मैंने स्टडी किया है और उसी के बेस पर मुझे और गाइड करते करते बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जो भी थोड़ा मेरा अनुभव हुआ है, उसके बेस पर मैंने एक चैनल बनाया। अब अपने ही स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर, जो 2019-20 में जो कोरोना आया था, उस समय हमारे जो बच्चे हमसे रिक्वेस्ट किए कि सर ऐसा है कि मान लीजिए कि जब हम लोग घर पर रहते हैं तो क्यों ना आप एक यूट्यूब के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से हम लोग को पढ़ाएँ। और मैंने यह शुरू किया था और मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं कंटिन्यू किया। और इसी टीचिंग के माध्यम से मुझे इस बात का भी आभास हुआ कि यदि मैं, आजकल सोशल मीडिया का युग है, तो यदि मुझे जो भी जानकारी है, मैं जो गाइड करता हूं बच्चों को इस विषय में, तो इससे क्या होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसे के भाव में या डिस्टेंस के कारण या शहर में नहीं रह पाते हैं या उन्हें अच्छा टीचर या गाइड नहीं मिल पाता है, तो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। इंग्लिश उनका बहुत कमज़ोर होता है। स्पेशली जो ग्रामीण, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं बच्चे, जो स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है। तो उन्हें कैसे गाइड किया जाए? तो
मैं कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों तक मेरी जो भी टीचिंग है, जो भी मेरा क्लासेज वो पहुँच जाए। और आज के डेट में लगभग हर घर में मोबाइल है, तो मैं अपने स्कूल के माध्यम से मेरी जो भी सर्किल है उसके आधार पर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे क्लासेज जो है हर बच्चों के पास पहुँचे। जो भी उन्हें फ़ायदा होगा, जो भी उनके बेनिफिट होगा, तो मुझे लगेगा कि मेरा जो मेहनत है वो सक्सेस हो रहा है या मुझे एक खुशी मिलेगी। तो मैं यह कोशिश करते रहता हूँ। और एक काम मैं अपने इंस्टीट्यूट में हमेशा करता हूँ कि ये शायद मैं इकलौता हूँ इस क्षेत्र में, शायद कि मैं प्रत्येक बच्चों का, मैं आज से नहीं, जितने सालों से मैं लगभग हो गया 25 साल से ऊपर हो गया मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, मैं प्रतिदिन होमवर्क जरूर चेक करता हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी का, जो भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, प्रत्येक विद्यार्थी का होमवर्क जरूर चेक करता हूँ। मुझे लगता है कि आज का जो ट्रेंड है कि बच्चे क्या करते हैं, कॉपी ले लिए और ले करके और चल दिए ट्यूशन, ऐसे पॉकेट में डाल लेते हैं, कहीं भी ऐसी कर लेते हैं और जा करके वो सीधे घर पर कॉपी फेंक देते हैं, अन्य काम में लग जाते हैं। तो वो कनेक्टिविटी नहीं बना रहता उस विषय के साथ, उस टीचर के साथ। तो मुझे लगता है कि यदि जो होमवर्क का जो एक मेरा क्राइटेरिया है, इसके बेस पर क्या होता है कि जो भी गाइड किया गया, तो प्रतिदिन वर्ड्स, ट्रांसलेशन, ग्रामर और जो भी कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ उसका होमवर्क का मतलब 3-4 पेज में प्रतिदिन चेक करता हूँ। तो मुझे इससे एक बेनिफिट मिलता है कि मेरे साथ अच्छे बच्चे ही जुड़ते हैं। ना पढ़ने वाले बच्चे तो पता नहीं क्यों जुड़ते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि होमवर्क कौन कौन बनाएगा रोज़ रोज़। तो ये सब इस ठीक नहीं है। फिर भी यदि नहीं आते हैं, शर्माते हैं, तो कम से कम घर पर रह कर भी मेरे क्लासेस को ज्वाइन करके आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं यदि कोशिश करते हैं तो इस तरह का चीज़ें। एक तो होता है क्या कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें जो इंग्लिश जब कमज़ोर होता है तो अंदर से ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, या मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या सीखूँ, कैसे सीखूँ। इंग्लिश तो बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है और कैसे सीखूँ। टिपिकल उनको लगता है जिनको बेसिक जानकारी नहीं होता है। तो उसका भी क्राइटेरिया है। और मैं यूट्यूब पर जो मैं चैनल बनाया हूँ, आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि उसमें मैंने स्टार्ट से शुरू किया था कि कैसे हम लोग शुरुआत में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर के जेड तक, उनका क्या रोल होता है, उनको 2 भागों में हिंदी के अक्षर की तरह बांटा गया वॉवल कॉन्सोनेंट में, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। और आगे चल करके जो मैंने कंटेंट्स का लिस्ट बनाया था और एकदम लैडर वाइज शुरू से लेकर के अंत तक मैंने शुरू किया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि लेटर्स किससे कहते हैं, वर्ड किससे कहते हैं, सेंटेंस किससे कहते हैं, लैंग्वेज किससे कहते हैं। ये बेसिक जो है एक बेसिक डिफिनीशन तो सबको आना चाहिए। इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बचपन से पढ़ते आते हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और रट्टा मार लेते हैं। लेकिन उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 कंटेंट है, उसका मेन वो क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, उसको मतलब कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न मैट्रिकुलेशन में, इंटरमीडिएट में और डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। लेकिन उसको कुछ बच्चे इग्नोर करते हैं कि हम आकर के इंटर में, ग्रेजुएशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जाएं। लेकिन आप जब उसको ठीक से डीपली स्टडी करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, उसको सीखने की आवश्यकता है। इसके बाद हम जैसे वर्ड्स का ज्ञान कर लेते हैं, वर्ड्स का ज्ञान ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सब डिस्क्रिप्टिव नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाएगा। इसके बाद जैसे वर्ड का आप इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्ड का इंट्रोडक्शन है ग्रामेटिकल, किसको नाउन कहते हैं, किसको प्रोनाउन कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, तो एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद सेंटेंस का इंट्रोडक्शन होता है। मैंने सेंटेंस का भी क्लासेस मैंने लिया है, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ तक मैंने करने के बाद इसके हम लोग का इलेक्शन ड्यूटी में आ गए, हम लोग कुछ अन्य काम करने लगे। फिर बहुत सारे चीज़ मैं यहाँ पर डिटेल्स उतना नहीं करना चाहता, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे अब फिर से स्टार्ट करने चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स का भी कुछ डिमांड है कि नहीं सर फिर से आप स्टार्ट कीजिए। तो सेंटेंस के बाद आता है टेंस। अब मैं टेंस से अगला कंटेंट में शुरू करने वाला हूँ। तो अब जब टेंस शुरू करूँगा तभी बताऊँगा कि टेंस क्या है और क्यों टेंस का स्टडी करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करते हैं। तो एक तरह से मैं एकदम शुरू से मैं चल रहा हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, इसके बाद टेंस, इसके बाद पैसिव वॉइस, इसके बाद आगे का कंटेंट्स हम लोग देखेंगे। तो एक तरह से आप लोग एक तरह से बिगिनिंग से लेकर के एक लेडर वाइज आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा मतलब कि इंग्लिश में बेसिक ज्ञान हो जाएगा। और मुझे लगता है मैं ग्रामर पर ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ कि मैंने CBSE पैटर्न के स्टूडेंट्स, ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया है और बिहार बोर्ड के, तीनों में मैंने कंपेयर ये किया है कि जो हालांकि CBSE वाले बुरा नहीं मानेंगे, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो बेसिक ग्रामर होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज वाइज मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स का ग्रामर जो डीपली नॉलेज होता है वो वीक होता है। मैंने इसे महसूस किया है।
शायद गलत हो सकता है मैं, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है मैं उसके बेस पर बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो कंपटीशन में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। या जब मान लीजिए कि सपोज दैट यू गेट ए चांस टू से समथिंग ऑन एनी टॉपिक इन एनी seminars, then I think if you have the grammatical knowledge then you can address with correct sentences। यदि आप करेक्ट सेंटेंस बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रामेटिकली नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यदि ग्रामर में आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो गलत सलत मिस्टेक सेंटेंसेस, बहुत सारे रॉन्ग सेंटेंसेस बोल देंगे, वो हो जाएगा, वो अलग बात है। लैंग्वेज तो क्या होता है, लैंग्वेज अनदर चीज़ है कि लैंग्वेज मीन्स क्या होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला समझ रहा है, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। बट एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, इट इज़ नॉट एनफ फॉर यू, क्योंकि आप इंग्लिश जब सीख रहे हैं इंग्लिश, तो आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठेंगे, क्योंकि आप कॉमन इरर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप करेक्ट सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इस प्रकार ग्रामर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। लैंग्वेज तो एक तरह से प्रैक्टिस का चीज़ है, आप रोज़ कहीं ना कहीं कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब ऑल अराउंड काम कर रहे हैं, तो आपका लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगा। कंसिस्टेंट काम करेंगे आपका हो जाएगा। लेकिन ग्रामर क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होकर के, बहुत सीरियस होकर के उसको स्टडी करना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन एक बार यदि ग्रामर में आप अच्छा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि लैंग्वेज को बहुत जल्दी आप मतलब इम्प्रूव कर लेंगे। लैंग्वेज इम्प्रूव करने के बहुत सारे मटेरियल सपोर्ट्स, बहुत सारे वीडियोज़ या सब ऑडियो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने का ऑडियो वीडियो बहुत कम मिलता है। तो इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि आप एक बार ग्रामर बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लें, इसके बाद आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कम से कम मैं अपने हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप बेसिक ठीक कर लें। जैसे बेसिक मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सेंटेंस के काइंड्स जो मीनिंग बेस पर है और स्ट्रक्चर बेस पर है, वो दोनों को आप ठीक कर लें। इसके बाद टेंस जा कर के मान के समझिए कि जब व्हेन यू आर गोइंग टू बिल्ड द बिल्डिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आई थिंक टेंस इज द आफ्टर द पिलर्स, मतलब जो प्लिंथ कहते हैं मकान का, वो टेंस कर लेते हैं। इसके बाद कितना बड़ा इंग्लिश की इमारत खड़ी कर लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो टेंस तक आप बहुत अच्छा ग्रिप कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, टेंस। इसके बाद कोई भी आप कंटेंट पढ़ेंगे ना, नरेशन हो, वॉइस, डिग्री नरेशन, कुछ भी, सिंथेसिस, सिंटेक्स, कुछ भी, तो वो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इस सब चीज़ों को मैं ध्यान देता हूँ, छोटी छोटी बातों पर। और मैं एक छोटा सा एडवाइस और दूंगा कि एक कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आता है एसी हार्डवी का, आता है थी बहुत सारे वर्ड मीनिंग का बुक आता है। कम से कम शुरू में आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, आपका इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी बहुत सारे उसमें मीनिंग दे रहा, एक्सरसाइज के नीचे मीनिंग दिया रहता है। तो प्रतिदिन कम से कम एक एक्सरसाइज ट्रांसलेशन बना सकते हैं, नीचे का वर्ड मीनिंग याद करते जाइए, धीरे धीरे जाइए, ज़्यादा रेस में नहीं जाना है कि 5 एक्सरसाइज एक बार ख़त्म कर दिए। आप एकदम ग्रेजुअली काम कीजिए, आपको देखिएगा 2-4 महीना में लगेगा ना कितना हम जान गए। तो एक बार कोशिश तो करके देखिए आप लोग। तो ये सब चीज़ें आप लोग इसको आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि लर्न इंटायर पैकेज ऑफ इंग्लिश। मैंने एक छोटा सा ऐसे ही स्लोगन लिख दिया कि इंग्लिश सीख रहे हैं तो पूरे इंटायर पैकेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप द वर्ड्स, देन यू हैव टू ग्रो योर पोटेंशियल टू ट्रांसलेट द ऑल टाइप ऑफ हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। देन यू कैन डू एवरीथिंग। आपको राइटिंग करना हो, स्पीकिंग करना हो, या लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग करना, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि आपका ग्रामर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप सीख रहे हैं तो ग्रामर मेन सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सब तो एक्सपीरियंस का चीज़ है। इसके बाद लैंग्वेज लिटरेचर आप इजीली उसको प्रैक्टिस के आधार पर गेन कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से यह कोशिश ज़रूर होगी कि इस क्षेत्र में जितना मुझे अनुभव, मुझे जानकारी है, जो मेरा अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मैं अपने तरफ से कोशिश करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा ईजिली तरीके से अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा हमेशा मतलब कि ये मेरे दिमाग में रहता है कि जितना बेहतर तरीके से मैं दे सकता हूं, जो चीज़ें मुझे जानकारी है, जो मेरा अनुभव है इस सब्जेक्ट में, मैं कोशिश करूंगा। यदि आप लोगों का किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का मेरा मिस्टेक हो सकता है, बोलते बोलते वीडियो बनाने में तो स्वाभाविक है कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। अच्छे लोग भी थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा कुछ मैं इतना दावा नहीं कर सकता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ सब सही हो सकता है। ऐसे तो मैं गलत नहीं कुछ सिखाऊंगा, नहीं जानकारी होगी तो मैं नहीं सिखाऊंगा। लेकिन कभी मिस्टेक्स हो जाए तो कृपया करके आप पोलाइटली आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा से बता दीजिए, या जो भी गलत हो गया है, जो भी हो आप देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरा अच्छी तरह से फॉलो करते हैं।
मेरा उद्देश्य भी यही है कि जितने भी मतलब मैक्सिमम बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने में अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, या डिस्टेंस के कारण या इकोनॉमिक कारण से, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बच्चों, मैक्सिमम लर्नर्स के पास मेरा वीडियो जाए, वो मेरे से थोड़ा बहुत भी सीखने का कोशिश कर लें, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा, भाग्यशाली समझूंगा कि मेरा जो मेहनत हुआ वो सफल हो गया। इसी के साथ मैं बहुत जल्द आप लोगों को कल या परसों से मैं शुरू कर दूंगा, और जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा अपने चैनल पर डालूंगा। और मेरे चैनल का नाम एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, Dr.S.K.Prasad। और उसको जा करके मेरा फ़ोटो भी होगा, देखेंगे तो उसमें रहेगा बहुत सारे कुछ पहले से क्लासेज हैं उसमें, तो आप देखेंगे तो उसमें आप शुरू से देख सकते हैं। कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 ऐसे करके मैंने जानबूझकर हेडिंग दे दिया है, ताकि आपको सिस्टमेटिक वे में समझने और देखने में सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ बहुत चीज़ें बातें आदमी सोचता है कि ये थोड़ा बात कर लें, लेकिन हो सकता है कुछ दिमाग से निकल जाता है। जैसे जैसे कुछ बातें आएंगी मैं उसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन फोकस होगा कि कंटेंट पर। मैंने सेंटेंस तक मैंने उसमें बताया है, आप लोग सेंटेंस तक कृपया कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद मैं टेंस से आऊँगा, ठीक है। उसको बार बार मैं रिपीट करना अच्छा नहीं लगेगा, यदि ज़रूरत मुझे महसूस होगा तो मैं देखूंगा, लेकिन अभी मैं नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो टेंस पर होगा, इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट पर। तो इसी के साथ आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में एक बात और कहूँगा कि जो मेरा चैनल है, जो लोग सीखना चाहते हैं मुझसे या जो जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पर क्या होता है कि लोग रजिस्टर करके वो पैसे वाला जो बनाते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल आप शेयर करके, मेरा जो यूट्यूब का जो कोर्स होगा वो अपने में शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसके ताकि जो ही वीडियो आएगा तो आपका नोटिफिकेशन जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।